चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, रोगों का महामारी विज्ञान। दोस्तों कितना आसान चैप्टर है ये। पहले वाला जो चैप्टर पढ़ा था ना, सेम टू सेम कॉपी करके यहाँ पे लिख दिया। जैसे कि देखो इंडेक्स देखो इसकी, इसमें केस कंट्रोल स्टडी है, कोहोर्ट अध्ययन है, फील्ड ट्रायल है, सामुदायिक परीक्षण है, प्राकृतिक परीक्षण है, पारिस्थितिक अध्ययन है। तो ये तो आपने पढ़ रखे है ना, ये आपने पढ़ रखे है ना। ठीक है। एक दोस्तों यहाँ से सवाल आता है कि देखो प्रकोप क्या होता है और स्थानिक बीमारी क्या होती है और महामारी क्या होती है। देखो प्रकोप है ना, एक छोटे से एरिया से फैलता है। प्रकोप अगर उसको रोका ना जाए तो उसको स्थानिक बीमारी कहते हैं, है ना। और स्थानिक बीमारी को नहीं रोकते हैं और ज़्यादा मतलब पूरी दुनिया में फैल जाता है, वो महामारी का रूप होता है। तो प्रकोप सबसे छोटा, प्रकोप से बड़ा स्थानिक, उसके बड़ा महामारी, ये आपको याद रखना है। ठीक है। इसके अलावा इस चैप्टर से दोस्तों एक और सवाल आया है कि संक्रामक बीमारी और गैर संक्रामक बीमारी के अंदर क्या अंतर होता है, वो तो लिख के आ सकते हैं आप। ठीक है। छूने से, साथ बैठने से, है ना, एक दूसरे के बर्तन इस्तेमाल करने से, एक दूसरे कपड़े इस्तेमाल करने से, ठीक है, कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं वो आपको लिखना है और गैर संक्रामक में लिख ही देना। ठीक है। अब ये सब मैंने बता दिया है। देखो ये देख क्या लिखा है यहाँ पे, ये आपको याद नहीं कर, हाँ देखो ये पारसिक अध्ययन बता दिया, केस कंट्रोल बता दिया है और कोहर्ट अध्ययन बता दिया है, यादृच्छिक नियंत्रित परीक्षण बता दिया पहले ही चैप्टर में, फील्ड ट्रायल इसकी वीडियो में बना चुका हूँ, वीडियो देख लेना, आराम से समझ में आ जाएगा। और सामुदायिक परीक्षण बता दिया, मतलब जो स्वास्थ्य की जब बात करते हैं तो अपनी अध्ययन की जो इकाई होती है सामुदायिक परीक्षण में, वो एक समुदाय होता है, कम्युनिटी के अंदर अपन ट्रायल करते हैं, परीक्षण करते हैं दवाई वगैरह दे करके। प्राकृतिक परीक्षण मतलब आपका जो बाह्य वातावरण है, एक्सटर्नल सराउंडिंग है, उसके कारण से इंसान का जो स्वास्थ्य है उसको कैसे प्रभावित होता है, वो सब इसके अंदर लिखा है। संक्रामक रोग भी बता चुका हूँ क्या होता है, याद रखना। आवेक्षण और निगरानी ये सब याद नहीं रखना है, यहाँ से ये याद नहीं करना है, ये वाला आवेक्षण और तथा निगरानी। ठीक है, आता नहीं है ये सब। ठीक है, आ जाएगा तो स्किप कर देना, आपके पास में ऑप्शन तो रहता ही है, 8 में से 5 करने। अब देखो यहाँ से ये सवाल आया है दोस्तों, जीर्ण और चिरकालिक रोग क्या होते हैं। देखो एक वर्ड मैंने यूज किया था, क्रोनिक डिजीज। अगर किसी को याद है, क्रोनिक डिजीज मैंने एक शब्द यूज किया था, उसका मतलब क्या था कि ऐसी बीमारियां जो कि सालों दर साल चलती रहती हैं, उसको क्रोनिक डिजीज अपन कहते हैं। ठीक है, तो ये सवाल पूछा गया है, क्रोनिक डिजीज या फिर जीर्ण अथवा चिरकालिक रोग। ठीक है, तो जैसे कि हाँ, तो जीर्ण और चिरकालिक रोग क्या होते हैं, चिरकालिक है क्रॉनिक डिजीज। तो ऐसी बीमारियां जो कि एक इंसान को सालों से परेशान करती हैं, उसको क्रॉनिक डिजीज कहते हैं। ठीक है। अब जैसे कि एक इंसान है ना, काफ़ी सालों से सिगरेट पी रहा है, ठीक है, गुटखा खा रहा है, शराब का सेवन कर रहा है, तो उसको कोई भी बीमारी लग सकती है, वो लंबे समय तक रहेगी। तो देखो मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा WHO है, उसने क्रॉनिक डिजीज को रोकने के लिए 3 स्तर पर नियंत्रण करने का प्रयास किया है। पहला है निगरानी, दूसरा है प्राथमिक रोकथाम, तीसरा है स्वास्थ्य देखभाल। तो जीर्ण रोग अथवा क्रोनिक डिजीज को खत्म करने के लिए WHO ने 3 चरणों में रणनीतियां बनाई हैं, 3 चरणों में, 3 स्टेज में। पहला है निगरानी, यानी कि जिस शहर के अंदर काफ़ी ज़्यादा वायु प्रदूषण है, ठीक है, तो वायु प्रदूषण को कम करने का प्रयास किया जाता है। किसी शहर में जंक फूड ज़्यादा खाते हैं तो वहाँ पर सरकार के द्वारा जागरूकता के प्रयास किया जाता है कि जंक फूड, तला भुना पदार्थ, नॉन वेज, ये सब टाइप की जो चीज़ें कुछ टाइम के लिए छोड़ देनी चाहिए। दूसरा है प्राथमिक रोकथाम। तो प्राथमिक रोकथाम में सरकार नीतियाँ बनाती है, ठीक है, स्वास्थ्य से संबंधित, कि आपको ये सब खाना चाहिए, राइट। और बाजार के अंदर जो विषाक्त पदार्थ है उनको हटाने का प्रयास करती है कानूनों के द्वारा। स्वास्थ्य देखभाल का मतलब क्या है कि अगर किसी को बीमारी है पुराने समय से, तो उनका इलाज करवाती है सरकार। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन की तीन नीतियां हैं, निगरानी करना, प्राथमिक रोकथाम और स्वास्थ्य देखभाल, क्रॉनिक डिजीज से लड़ने के लिए। फिर आप अपने मन से लिखोगे, फिर आप मन से लिखोगे कि भारत सरकार ने सन 2010 ईस्वी में जो जीवन शैली से संबंधित बीमारियां होती है, जैसे कि कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक, स्ट्रोक मतलब हृदयाघात, दिल का दौरा पड़ना,
तो उनके लिए एक कार्यक्रम स्टार्ट किया था 2010 ईस्वी में। इसी तरह से भारत सरकार ने 2025 ईस्वी तक गैर संचारी जो रोग होते हैं, ये गैर संचारी रोग, कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग, इनको जीवन शैली से संबंधित रोग भी कहते हैं, इनको कम करने के लिए 2025 में नियम बनाए थे। तो अगर सन वगैरह याद नहीं रहता तो आप तो ये याद रखो कि भारत सरकार ने गैर संक्रामक रोग अथवा जीवन शैली से संबंधित जो रोग होते हैं, कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग, उनको दूर करने के लिए कार्यक्रम बनाया हुआ है। इसके अलावा सरकार के टारगेट है जैसे कि मृत्यु दर को कम करना, मोटापे को कम करना, ब्लड प्रेशर के रोगियों की संख्या में कमी लाना, ठीक है, तंबाकू का जो सेवन है लोग कम करें, इसके लिए जागरूकता अभियान फैलाना, ठोस ईंधन के जलने से भी दोस्तों काफ़ी रोग होते हैं, तो ठोस ईंधन कम इस्तेमाल करना, ये आप लिख सकते हैं इसके अंदर। जीर्ण और जीर्ण रोग या फिर क्रोनिक डिजीज। तो संक्रामक रोग में आप लिख सकते हो ना, संक्रामक रोग तो कोई भी वायरस की वजह से फैल सकता है, कोई भी जीवाणु की वजह से फैल सकता है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए संक्रामक रोग से बचें कि खाना पकाने से पहले बर्तन वर्तन साफ रखें, ठीक है, अलग से वस्त्र होने चाहिए, ठीक है, हाथ पोंछने वगैरह के, और रेफ्रिजरेशन को महत्व दिया जाना चाहिए अगर हमें संक्रामक रोगों से बचना है। तो देखो एक सवाल तो मैंने करवा दिया था क्रोनिक डिजीज, इसके अलावा संक्रामक रोग और गैर संक्रामक रोगों में डिफरेंस आ सकता है दोस्त, तो डिफरेंस आप लिख देना यार। अभी यहाँ पे कुछ और बताया हुआ है जैसे कि मलेरिया, और ये कुछ बीमारियों के नाम लिखे हुए हैं। मलेरिया किस प्रोटोजोआ के कारण फैलता है? प्लाज्मोडियम के कारण, है ना। और ये नीचे है, ये मत याद करो, ये आपको नहीं याद होंगे, जैसे कि लिस्मनियासिस किससे फैलता है, ये रोग किस वजह से फैलता है, ये मत याद रखो आप। तो छोटी छोटी हेडिंग आ सकती है। मलेरिया, मलेरिया क्यों होता है? एक मादा मच्छर काट जाती है जिसका नाम होता है मादा एनोफ्लीज, मादा एनोफ्लीज, उसकी वजह से क्या होता है, लाल रक्त कोशिकाएं हमारी नष्ट हो जाती हैं और गुर्दे की विफलता यानी कि किडनी फेल हो सकती है ना, एसिड बेस गड़बड़ी हो सकती है यानी कि पेट खराब हो सकता है हमारा, और फेफड़े संबंधित बीमारी हो सकती है मलेरिया अगर अधिक टाइम तक रह जाता है तो। मलेरिया कहाँ पाया जाता है? जहाँ पर दलदल पाया जाता है, जहाँ पर कीचड़ वगैरह ज़्यादा है, जैसे कि उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, और यहाँ पर पूर्वोत्तर यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 60% के जो मलेरिया केस हैं वो मिलते हैं, ठीक है, ये भी आप लिख दोगे। इसके अलावा ये दोस्तों अस्थायी परिवर्तन है, यहाँ से सवाल नहीं बनता है। अस्थायी परिवर्तन, वेक्टर की भौगोलिक विविधता। वेक्टर जनित रोग क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ कि मान लो कोई मक्खी है, पहले वो कोई गंदी चीज़ पे बैठी, फिर वो खाने पर बैठ गई, तो जानवरों के कारण जो रोग होते हैं उसको वेक्टर जनित रोग कहते हैं, ठीक है। जैसे कि डायरिया जो रोग होता है वो वेक्टर जनित रोग होता है, ये सब लिखा हुआ है इसके अंदर। इसके अलावा दोस्तों ये सवाल आ चुका है काला अजार पे लिखना, काला अजार, काला अजार। इसके कारण क्या होता है, हमारी स्किन प्रभावित होती है, हमारी आंत प्रभावित होती है, और अगर इसको ठीक नहीं किया गया तो इंसान मर सकता है, ठीक है। तो काला अजार क्यों होता है? एक परजीवी होता है मादा सैंडफ्लाई, मादा सैंडफ्लाई एक परजीवी होता है, तो उसके काटने से काला अजार हो सकता है ना। तो काला अजार में हमारा चेहरा, हाथ, पेट, पैरों की त्वचा, हमारा लीवर, प्लीहा, वजन में कमी, भूख न लगना, पीलापन, शरीर की त्वचा पीली पड़ जाती, बालों का गिरना, सूखी और पतली पपड़ीदार त्वचा, ये सब हो सकता है इससे। और बिहार, असम, दिल्ली, केरल, पंजाब, सिक्किम, उत्तराखंड, झारखंड में काला अजार फैला हुआ है, ठीक है। तो 10 राज्यों में फैला हुआ है फिलहाल भी। तो याद रखना मादा सैंड फ्लाई के काटने से काला अजार हो सकता है। और कुछ भी आप लिख सकते हैं, फिर क्या हो सकता है, चेहरा, हाथ, पेट, पैरों में त्वचा का विघटन यानी कि त्वचा टूटने फूटने लगती है, राइट, ये आप लिख सकते हैं। इसके अलावा अस्थायी परिवर्तन, ये सब आप स्किप करो, आप इसे, यहाँ से सवाल नहीं बनता है, ठीक है। तो यहाँ क्या दे रखा है अस्थायी परिवर्तन में, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कुछ बीमारियाँ हैं वो अलग अलग राज्यों में फैली हुई हैं, ठीक है, अलग अलग राज्यों में फैली हुई हैं, और सरकार है वो राज्यों के हिसाब से फिर नीतियाँ बनाती है अपनी। अब एक और चीज़ यहाँ पे देखो, जनरल नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ। देखो HIV एड्स
किसी को है या नहीं है, इसको पता लगाने के लिए सरकारी अस्पतालों में एक टेस्ट होता है, वो याद रखना, एलिसा टेस्ट, एलिसा टेस्ट। ठीक है, इसके अलावा जो कुछ लिखा हुआ है ये आप इसको मत याद करो, ये नहीं आता है। तो क्या आता है, काला अजार आता है दोस्तों, काला अजार, है ना। मलेरिया के बारे में आप लिख सकते हैं अगर आया तो, काला अजार यहाँ से इंपॉर्टेंट है, मलेरिया इंपॉर्टेंट है। ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। प्रोटोजोआ मतलब ये जो परजीवी होते हैं ना, इनकी वजह से जो रोग फैलते हैं इनको प्रोटोजोआ जनित रोग कहते हैं, जानवरों के द्वारा जो फैलते हैं। मलेरिया जैसे काला अजार, ये याद रखना, इसके अंदर दो। इसके अलावा संक्रामक रोग और गैर संक्रामक रोगों में क्या अंतर है वो मैंने आपको बता दिया है, आप एक बार और रीड करके अपने मन से लिख सकते हैं। तो अभी मैंने क्या बताया, क्रोनिक डिजीज के बारे में बता दिया आपको। और फिर इंपॉर्टेंट क्या होता है हमारे लिए, ये काला अजार याद करना। काला अजार क्यों होता है, मादा सैंड फ्लाई मच्छर की काटने से। ठीक है, मादा सैंड फ्लाई मच्छर काटने से, तो इससे चेतना का नुकसान होता है, यानी कि इंसान भूलने लगता है, लाल कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं, और मस्तिष्क पे प्रभाव पड़ता है मलेरिया, सॉरी काला अजार। काला अजार अभी क्या बताया है कि मादा सैंड फ्लाई के काटने से काला अजार होता है, राइट। और WHO ने एक लिस्ट बना रखी है, उसमें 17वें नंबर पे बीमारी आती है जो कि बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं लोगों को, काला अजार। चेहरा, हाथ, पेट, पैरों की त्वचा वो टूटने लगती है, लीवर है वो बढ़ जाता है, ठीक है, और वजन कम हो जाता है, खून कम हो जाता है, भूख नहीं लगती, पीलापन आ जाता है, बालों का गिरना, सूखी पपड़ीदार त्वचा हो जाती है। और दिल्ली, केरल, पंजाब, असम में बहुत ज़्यादा फैला हुआ काला अजार है, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो अभी याद कर लो क्या इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, आपको काला अजार याद करना। काला अजार देखो, वेक्टर जनित रोग क्या होता है मैंने आपको बताया, जैसे कि कोई मक्खी है गंदी जगह पे बैठी और फिर वो खाने पर बैठ गई, तो इस तरह की जो बीमारियां फैलती है उसको वेक्टर जनित रोग कहते हैं, वेक्टर जनित रोग कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें मलेरिया और काला अजार यही बार बार पूछा जाता है, मलेरिया और काला अजार। ये अस्थायी परिवर्तन क्या है ये याद नहीं रखना अपने को। ठीक है, इसके अलावा इस चैप्टर में क्या लिखा, भौगोलिक विविधता है। यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग बीमारी फैली हुई है, और इस टेबल में एक दो पॉइंट याद रखना अपने को, जैसे कि HIV एड्स को पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट होता है, एलिसा टेस्ट होता है। तो काला अजार याद करना, मलेरिया याद करना, क्योंकि दोस्तों ये वेक्टर जनित रोग हैं, या प्रोटोजोआ रोग भी इनको कहते हैं, प्रोटोजोआ या वेक्टर जनित एक ही बात है। ठीक है, और ये वाला रटना इसके अंदर। ठीक है, मलेरिया रट लिया, काला अजार रट लिया और मलेरिया रट लिया, है ना, मलेरिया रट लिया। और एक ये जीर्ण रोग या फिर क्रोनिक डिजीज, ये मैंने बता दिया कि लंबे समय से जो बीमारियां चलती हैं उनको क्रोनिक डिजीज कहते हैं। WHO ने 3 स्तर पे इन बीमारियों को टैकल करने का, रोकने का प्रयास किया, जैसे कि निगरानी, प्राथमिक रोकथाम और स्वास्थ्य देखभाल। निगरानी में सिर्फ अवलोकन किया जाता है, ठीक है, और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जाता है। प्राथमिक रोकथाम में सरकार कानून वगैरह बनाती है, स्वास्थ्य देखभाल में सरकार मरीजों को ठीक करती है। ठीक है, जैसे कि टेलीविज़न और सिनेमा हॉल में लोगों को अवेयर किया जाता है कि वो स्मोकिंग ना करें, जंक फूड आइटम ना खाएं, शराब से जुड़े जो पदार्थ हैं वो ना पिए, क्योंकि इससे लंबे समय के लिए कोई बीमारी हो सकती है। ठीक है, विकासशील देशों में बहुत ज़्यादा ये बीमारियां होती हैं। अब देखिए, मोटापा ये भी एक लंबे समय तक चलने वाली बीमारी, कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग, स्ट्रोक, स्ट्रोक मतलब हृदयाघात, ये सब लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है। याद कर लिया जीर्ण रोग क्या होते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों संक्रामक रोग, गैर संक्रामक रोग, दो दो तीन तीन एग्जाम्पल दे देना और लिख देना क्या होता है, यहाँ से ये सवाल बनते हैं सिर्फ। मैं वापस से बताता हूँ, काला अजार इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, संक्रामक और गैर संक्रामक रोग क्या होते हैं, क्रोनिक डिजीज अथवा जीर्ण रोग क्या होते हैं, वो याद रखना है बस इस चैप्टर में। ठीक है, और बाकी ये चैप्टर कंप्लीट करवा दिया। चैप्टर नंबर 1 में इसके जो बचे हुए जो टॉपिक बताए हैं मैंने, जैसे कि ये सब बता चुका हूँ। रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, RCT कहते हैं, बता चुका हूँ मैं। फील्ड ट्रायल बता चुका हूँ। कोहॉर्ट अध्ययन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आएगा कल। केस कंट्रोल स्टडी ये भी बता दिया है। और ये सब तो पहले ही चैप्टर में पढ़ा है कि महामारी विज्ञान का जो हम अध्ययन करते हैं 2 भागों में कर लेते हैं, अवलोकन और प्रायोगिक अध्ययन। अवलोकन को 2 भागों में बांटें, वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक। ठीक है, और जो हमारा प्रायोगिक एक्सपेरिमेंटल स्टडी था उसको भी 2 भागों में बांटा, यादृच्छिक और गैर यादृच्छिक। चैप्टर नंबर 1 देखो, आराम से समझ में आएगा। तो इस तरह से दोस्तों हमारे चैप्टर नंबर 1 2 3 4 कंप्लीट होते हैं। ठीक है, और ये चौथा चैप्टर है, ये अपना कंप्लीट होता है यहाँ पे।
ठीक है, तो वापस से सुन लो, काला आजार एक बार देख लेना, संक्रामक और गैर संक्रामक रोग अपने को याद करना है, राइट। बस और कुछ नहीं इस चैप्टर में, मलेरिया है वो आप लिख ही सकते हैं, है ना। ठीक है, इतना याद करते हैं, चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट अपना।